में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को लेकर अब राज्य सरकार के अधिकारियों की कसरत लगातार तेज होती जा रही है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चीफ सेक्रेटरी और अपने दूसरे अधिकारियों के साथ राज्य में तबादलों को लेकर वहां पर चर्चा की थी। अधिकारियों से पूछा था कि किन किन अफसरों को एक स्टेशन पर डटे हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और सैद्धांतिक सहमति ये बनी है कि 3 साल से ज़्यादा किसी भी अधिकारी का एक डिपार्टमेंट में एक स्टेशन में उस अधिकारी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, उसे बदल दिया जाएगा। कमोबेश यही आदेश डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एडीएम, एडीसी इन तमाम या तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लागू होगा। और डीसीज को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जिन डीसीज का टेन्योर यानी कि उनका कुल कार्यकाल 3 साल का हो गया है, उन्हें भी अब वापिस शिमला बुला लिया जाएगा। मसलन चाहे उनका 1 जिला हो, 2 जिला हो, 3 जिले हों, लेकिन अगर उनका कुल एज ए डीसीशिप उनका कार्यकाल 3 साल का हुआ होगा, उन्हें वापिस बुला लिया जाएगा। और जिन तमाम अधिकारियों को, चाहे वो एसडीएम हैं, एडीएम हैं, एडीसी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, जिनकी पोस्टिंग एक जगह 3 साल से होगी, उन्हें भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी प्रशासनिक फेरबदल होना, इसके बाद दूसरे तमाम विभागों में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, जल शक्ति है, बिजली बोर्ड है, फॉरेस्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एक स्थान पर 3 साल से बैठे अफसरों को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें बदल दिया जाएगा। आज राज्य सरकार ने स्कूल एजुकेशन को लेकर एक बार फिर बड़े फैसले किए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 80,000 शिक्षकों के तबादले पर 31 जुलाई से रोक लगाने के आदेश जारी किए थे और इस आदेश के अनुसार एकेडमिक सेशन में तबादलों पर पूर्णतया हिमाचल प्रदेश में रोक रहेगी। ये आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी विभाग को ये निर्देश जारी किए थे कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई के बाद कोई तबादला नहीं होगा। लेकिन इस समय दोनों निदेशालयों में, चाहे वो डायरेक्टर एलिमेंट्री हो या फिर हायर एजुकेशन हो, दोनों शिक्षा निदेशालयों में 10,000 टीचर्स के ट्रांसफर के डीओ नोट दोनों निदेशालय में पड़े हुए हैं। उन्होंने तबादलों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन शिक्षा विभाग का सारा ध्यान टीजीटी की बैच वाइज भर्ती में डाइवर्ट हो गया था। इसके चलते जो पीछे तबादले होने थे 10,000 डीओ, वे तमाम होल्ड हो गए हैं। लिहाजा आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10,000 डीओ जितने भी यहाँ पर जो पेंड किए गए थे, जिन्हें रोक दिया गया था, इनमें जो जरूरी तबादले होंगे उन आदेशों को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 31 जुलाई के बाद भी हिमाचल प्रदेश में टीचर्स की ट्रांसफर के आदेश हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने ये नर्म रुख अपनाते हुए कहा है कि 31 जुलाई से पहले हिमाचल प्रदेश में जितने भी नोट आए थे, नोट मुख्यमंत्री से अप्रूव हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से अप्रूव हुए हैं, और उन तमाम नोट को अगर डायरेक्टर एलिमेंट्री या हायर एजुकेशन डायरेक्टर के पास भेज दिया गया है, तो जरूरत के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उन 10,000 टीचर्स में से तबादला आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन रोहित ठाकुर ने इतना स्पष्ट किया कि नए ट्रांसफ़र के लिए कोई भी डीओ एंटरटेन नहीं होगा, कोई डीओ नोट नहीं लिया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यालय में भी आदेश जारी कर दिए हैं कि चाहे उनके अपने विधानसभा कोटखाई का कोई डीओ नोट आए, उनके अपने रिश्तेदार का डीओ नोट आए या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से आए, कोई भी नोट एंटरटेन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ये आदेश है कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई के बाद तबादलों पर पूर्णतया रोक रहेगी और शैक्षणिक सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश में कोई भी तबादला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब साल में दिसंबर तथा मार्च महीने में टीचर्स के तबादले होंगे। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा अधिकारियों को खुद ये आदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किए हैं। इस कारण ये निर्णय लिया गया कि अब कोई तबादले नहीं होंगे। लेकिन फिर एक बार दोहरा देते हैं, जो 10,000 डीओ नोट निदेशालय में आ चुके हैं, नोट अप्रूव्ड हैं, उन नोट पर नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, उन्हें लेकर तबादला आदेश जारी हो सकते हैं।
यहाँ पर बंद किए गए और मर्ज होने वाले स्कूलों में शिक्षकों को जरूर शिफ्ट किया जाएगा, उनके पोस्टिंग के ऑर्डर भी होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कम छात्र संख्या के आधार पर भी शिक्षकों का तबादला सरकार कर सकती है। नवनियुक्त टीजीटी की बात करें तो आप भी अपनी एडजस्टमेंट के लिए शिमला पहुँच रहे हैं, निदेशालय की परिक्रमा कर रहे हैं। पिछले कल 218 नवनियुक्त टीजीटी की एक मॉडिफाई सूची जारी की थी सरकार ने। इनमें भी कई टीजीटी अभी तक अपनी एडजस्टमेंट के लिए शिमला पहुंचे हैं। निदेशालय और सचिवालय आज परिक्रमा करते हुए देखे गए। हालांकि अधिकतर 218 में से अधिकतर ने आज ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी भी 218 मॉडिफाई लिस्ट के टीजीटी, नवनियुक्त टीजीटी में शाम 5 बजे तक ज्वाइनिंग नहीं की थी। इस कारण नवनियुक्त टीजीटी की 5 अगस्त को होने वाली स्पेशल ट्रेनिंग का शेड्यूल अब स्थगित हो सकता है। अब इसे 5 अगस्त की बजाय 10 अगस्त को शुरू किया जा सकता है। 15 दिन का ये स्पेशल ट्रेनिंग का सत्र होगा, जिसे 5 अगस्त को करना निर्धारित किया गया था। लेकिन अभी भी तमाम टीजीटी की यहाँ पर ज्वाइनिंग न होने के चलते अब इसे पोस्टपोन किया जा सकता है। 10 अगस्त तक इसे स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि 1029 नवनियुक्त टीजीटी को स्पेशल ट्रेनिंग देनी है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश के 99 स्कूलों को कैबिनेट की बैठक में बंद करने का फैसला लिया गया था और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन तमाम स्कूलों को जो मर्ज करने थे और जिन 99 स्कूलों को बंद करना था, इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। और इस अधिसूचना के अनुसार कल से हिमाचल प्रदेश के ये तमाम स्कूल बंद हो जाएंगे जिनमें 0 इनरोलमेंट थी, या यूं कहें जिन स्कूलों में 6 से कम छात्रों की संख्या थी। इन सभी स्कूलों को बंद करने की अधिसूचना आज शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है और कल यानी कि गुरुवार से इन स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इन स्कूलों का स्टाफ दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो मर्ज किए गए उनका स्टाफ भी दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। और अब टीजीटी की बैच वाइज भर्ती के साथ साथ टीजीटी की बैच वाइज नियुक्ति के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इस कसरत में डटने के आदेश जारी किए गए हैं। जाहिर तौर पर हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर फैसला हुआ था। हालांकि इसकी अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा था। जो स्कूल बंद किए गए हैं उनमें 89 प्राइमरी स्कूल हैं, 10 स्कूल माध्यमिक स्कूल हैं। गौर हो कि राज्य में 6 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले, जो कि 2 किलोमीटर के दायरे में जिनकी स्थिति थी, या प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलों में मर्ज करने का फैसला हुआ था। जहां 5 से ज़्यादा स्टूडेंट हो, इसी तरह से 5 या उससे कम, यानी कि सीधा सा, हालांकि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक उलझन पैदा की थी, 5 से कम या 5, लेकिन ये सीधा फैसला ये है कि जिन स्कूलों में 6 से लेस देन 6 से कम छात्रों की संख्या थी, उन माध्यमिक स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन वहीं 31 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में चूंकि अब शिक्षक तबादलों पर बैन लग गया है, इसके चलते अब इन तमाम स्कूलों को लेकर इनकी पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग में जेबीटी और एचटी के तबादला आपस में किया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक ही सीएचटी कार्यरत रहेगा और एचटी भी अध्यापन का काम करेगा। ये सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है। आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर एक बड़ा आदेश आया और ये बड़ा आदेश इसकी पहल की है तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने। उन्होंने अपने जारी आदेशों में अपने डिपार्टमेंट को ये कड़े निर्देश जारी किए हैं कि बिना छुट्टी के कोई भी अधिकारी कर्मचारी सचिवालय में नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी को कर्मचारी को सचिवालय में काम है, सेक्रेटरीट में काम है, शिमला में काम है, बाकायदा छुट्टी लेकर आए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने डिपार्टमेंट में कि सिर्फ ऑफिशियल वर्क की कैपेसिटी में कोई अधिकारी कर्मचारी बुलाने पर सचिवालय आए, अन्यथा कोई अधिकारी कर्मचारी बिना कारण अकारण अगर सचिवालय आता है या शिमला आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की हो सकती है, उसकी वेतन काटा जा सकता है। जो नियमों में प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने अपने सभी विभागों में यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी कर्मचारी सचिवालय में अगर बिना ऑफिशियल वर्क के मंडराता हुआ पाया गया, अगर उसकी छुट्टी नहीं होगी,
अगर वह सिर्फ जुगाड़ के लिए सचिवालय आया होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई हैं, हिमाचल प्रदेश के कई कर्मचारी सचिवालय में आते हैं, पूरा दिन घूमकर चले जाते हैं और यहाँ पर वेतन भी लेते हैं, सरकार से भत्ते भी लेते हैं। राजेश धर्मानी ने यह भी कहा कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में आम जनता को आना चाहिए जिनके मसले हैं, या उन लोगों को आना चाहिए जिनका ऑफिशियल वर्क होता है, या उन लोगों को आना चाहिए जो जरूरतमंद है। क्योंकि ये लंबे समय से चर्चा है कि ये कर्मचारियों का ऐसा गिरोह भी है जो कि सचिवालय में मंडराता है, ट्रांसफर के धंधे में इन्वॉल्व रहता है। हालांकि तमाम कर्मचारी ऐसे नहीं है, लेकिन दर्जनों कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आइडेंटिफाइड कर्मचारी है दोनों सरकार में, सचिवालय में आते हैं, मंडराते हैं, कईयों की इंक्रीमेंट के मसले लेकर आते हैं, कईयों के डीपीसी के मसले लेकर आते हैं, कईयों की प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के मसले लेकर आते हैं। अटेंडेंस उनकी उन संस्थानों में होती है, उन दफ्तरों में होती है जहां से उनको वेतन भत्ते मिल रहे हैं, लेकिन पूरा दिन सचिवालय में मंडराते रहते हैं। अब तकनीकी शिक्षा मंत्री ने ये कड़े निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बात करेंगे कि क्यों ना राज्य सरकार एक ऐसी डायरेक्शन जारी कर दे कि बिना छुट्टी के कारण कोई भी कर्मचारी सचिवालय में ना आए। क्योंकि ये देखने में आया है आमतौर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 50% से ज़्यादा विजिटर सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनमें से ये हमने पहले कहा कि कुछ लोग मीडिएटर का काम निभाने के लिए आते हैं, मध्यस्थता निभाने के लिए आते हैं, और ऐसे लोगों को पीछे रखने के लिए, ऐसे कर्मचारियों को पीछे रखने के लिए यहाँ पर राजेश धर्मानी तकनीकी शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अगर कोई जेन्युइन कर्मचारी है, उसकी अपनी डिमांड है, वो सीधा मेरे पास आए, मुझसे मिलें, लेकिन अगर वो अपने निजी काम से आ रहा तो बाकायदा छुट्टी लेकर आएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि रजिस्टर में वहाँ पर अटेंडेंस लगाई होगी, 3-4 घंटे 4-5 घंटे सचिवालय में घूम कर जाएगा। यानी वेतन भत्ते आप सरकारी दफ्तर से लें, लेकिन दिन पूरा सचिवालय में गुजारें। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि जिस प्रकार से जब आम जनता सरकारी दफ्तरों में जाती है तो पता ये चलता है कि साहब सेक्रेटरीट गए हैं। जब पूछते हैं कि सेक्रेटरीट में क्या है तो कहते हैं कि मंत्री जी ने बुलाया, सेक्रेटरी ने बुलाया है, वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बुलाया है। लेकिन कई मामलों की पड़ताल में ये भी आया है, हकीकत में ऐसे, हम फिर कह रहे हैं ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या नहीं है, दर्जन भर कर्मचारी ऐसे जो कि इस जुगाड़ में लगे रहते हैं, सचिवालय की दिन भर परिक्रमा करते हैं, मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरियों के साथ फोटो खिंचाकर फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, और फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वह ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि मंत्री सेक्रेटरी उनके बोलने पर काम करते हैं। इसी को आधार मानते हुए आज तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति है, सीधा काम लेकर आए। आज उनके पास ऐसा एक मामला, एक ऐसा परिवार आया हमीरपुर से जो कि बिल्कुल नीडी था, उनकी बच्ची शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं थी, उनकी काउंसलिंग को लेकर कोई दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल अननोन थे, भटकते हुए राजेश धर्मानी के चैम्बर में आ गए। और राजेश धर्मानी ने जब उनसे पूछा कि वो उनका मसला क्या, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के 3 पेपर हो चुके हैं, 1 सेमेस्टर का पेपर बाकी रहता है, लेकिन काउंसलिंग से वो बाहर हो गई है। इस पूरे मामले का निपटारा करने के बाद राजेश धर्मानी का अपने अधिकारियों को कहना था कि लोग होते हैं, उन्होंने ये भी कहा ऐसे जेन्युइन लोग सचिवालय तक पहुंच ही नहीं पाते, उनको पहुंचने ही नहीं दिया जाता, बीच में विचोलिए होते हैं। उन्होंने इसके चलते ही आज आदेश जारी किया अपने विभागों में कि कोई भी कर्मचारी सचिवालय में मंडराता हुआ नहीं दिखना चाहिए, और वो ये भी चेक करवाएंगे बाकायदा। इसके लिए उन्होंने कुछ अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि चेक किया जाए उन अधिकारियों की दफ्तरों में वहाँ पर अटेंडेंस है नहीं है, वहाँ पर उपस्थिति है नहीं है। क्योंकि ये भी देखने में आया खासकर शिमला में, कुछ अधिकारी अपने निदेशालयों में अटेंडेंस लगाते हैं लेकिन पूरा दिन सचिवालय में व्यतीत करते हैं। अब इन कर्मचारी अधिकारियों की खैर नहीं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में निरंतर दूसरी बार कुलपति पद का अतिरिक्त दायित्व यहाँ पर एक बार फिर नवीन को सौंपा गया है। प्रसार शिक्षा निदेशालय में निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे डॉक्टर नवीन कुमार को कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं राज्यपाल ने कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश पारित कर दिए हैं। इससे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार वत्स कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे।
ईडी की बात करें तो आज ईडी ने हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब समेत 19 जगहों पर रेड की, छापेमारी की और हिमाचल प्रदेश में कुल 40 वाहनों में 250 के करीब ईडी के अधिकारियों की अलग अलग स्थानों पर टीमें कांगड़ा, ऊना और इसके साथ साथ मंडी, कुल्लू में उन्होंने दबिश दी। अलग अलग जगह पर दस्तावेज खंगाले। ईडी की टीम आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं को लेकर यहां पर दबिश दे रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये इन्वेस्टिगेशन कई जगह हुई है, चाहे वो ऊना की बात हो, मंडी की बात हो, कुल्लू की बात हो या फिर कांगड़ा की बात हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहा। और इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि कांगड़ा जिला में फोर्टिस अस्पताल, जिस प्रकार से कांग्रेस के युवा नेता RS बाली का है, फोर्टिस अस्पताल उनका है, उस पर भी ईडी ने रेड की है, वहां पर भी जांच चल रही है। इसके अलावा देरा विधानसभा क्षेत्र से 2022 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदेश कांग्रेस के ट्रेजरर डॉक्टर अजय शर्मा के घर और उनके बालाजी अस्पताल पर भी दस्तावेज ईडी ने खंगाले। रेड से पहले डॉक्टर अजय शर्मा सुबह स्थानीय मंदिर में मूर्ति की स्थापना व पूजा अर्चना कर रहे थे। इस दौरान ईडी की टीम उन्हें अपनी गाड़ी में ले आई। RS बाली और अजय शर्मा के घर व अस्पताल दोनों ही जगह CRPF के जवान तैनात कर दिए गए। अंदर ईडी, बाहर CRPF के जवान इस पूरी कसरत में चलते रहे। कांगड़ा के अन्य निजी अस्पतालों पर भी रेड की सूचना है। उधर ऊना जिला में भी एड की टीम ने श्री बांके बिहारी प्राइवेट अस्पताल पर रेड की है। टीम के अधिकारी गाड़ियों में भरकर यहां पर पहुंचे और पूरा दिन जांच का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद हरिहर अस्पताल, कुल्लू, मंडी में भी ये जांच चलती रही और भी कई अस्पतालों पर ईडी की ये रेड हुई है। लेकिन चूंकि नाम बड़ा है, RS बाली का एक बहुत बड़ा उनका राजनीति में कद है, एक बड़ा उनका नाम है, इसके चलते सबसे ज्यादा सुर्खियों में RS बाली आज रहे। हालांकि मंडी की भी बात की जाए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के 3 निजी अस्पतालों और कुल्लू में भी ईडी ने रेड की। अलग अलग स्थानों पर रिकॉर्ड को खंगाला गया और इसके साथ साथ आयकर विभाग की टीमें भी वहां पर दबिश देने पहुंच गई। आयकर विभाग की टीमें भी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह ही प्राइवेट अस्पतालों में हिम केयर कार्ड के तहत निःशुल्क उपचार पर रोक लगाई थी और इसके सुधार करने का निर्णय लिया था। संभव है कि सरकार को पहले ही गड़बड़ियों का अंदेशा हो गया था, लेकिन इस पूरे मामले की बात की जाए तो नगरोटा के विधायक RS बाली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करके ईडी रेड पर स्थिति स्पष्ट की है। रघुवीर सिंह बाली ने कहा, अपने संदेश में कहा कि अपने समर्थकों के लिए उन्होंने शांति बनाए रखने का संदेश दिया, अपील की। RS बाली ने लिखा है कि वह 29 जुलाई को अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए थे और इसी दौरान उनके निवास स्थान पर कुछ अधिकारियों ने रेड कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार सहित वापिस आ रहा हूं और हम जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग देंगे। हम इनकी पूरी इज्जत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह की स्थिति का समाधान जल्द होगा। RS बाली ने कहा कि मेरे नगरोटा बंगवा परिवार और प्रदेश भर के समर्थकों से निवेदन है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक जीवन में कभी कभी इस तरह की परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये पूरा माजरा क्या है? दरअसल में ये मामला शुरू होता है ऊना जिला से। ऊना के जिस बांके अस्पताल की बात की जा रही है, उस अस्पताल में कुछ दिन पहले ये सूचना आती है कि वहाँ पर एक महिला इस आयुष्मान भारत के जाली कार्ड बनाती है। जाली कार्ड से पेमेंट होती है, अस्पताल का खजाना भरा जाता है। हालांकि ये महिला बाद में नंगल शिफ्ट कर जाती है, उनकी बहनें भी वहाँ पर सरकारी अस्पताल में करती हैं। लेकिन सूचना ये मिली कि आयुष्मान भारत के फर्जी कार्ड बनाकर अस्पताल मोटे पैसे ऐंठ रहे थे। ये मामला सिर्फ ऊना का था, बाकी अस्पतालों का इससे कोई लिंक नहीं है। और इस पर हिमाचल प्रदेश की विजिलेंस में भी जांच की थी, विजिलेंस टीम ने भी जांच की थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। हालांकि इस अस्पताल प्रबंधक का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब ईडी कांगड़ा की तरफ घूमी, चाहे वो RS बाली का जिक्र किया गया हो, डॉक्टर अजय शर्मा का जिक्र किया गया हो, तो सियासी गलियारों में ये भी चर्चा रही, क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को क्या ईडी टारगेट कर रही है? क्या दिल्ली की तरह, क्या दूसरे राज्यों की तरह जिस प्रकार से कांग्रेस शासित प्रदेशों में ईडी की छापेमारी हो रही है, ईडी जिस प्रकार से दबिश दे रही है, क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी ईडी यहाँ पर परेशान
बदनाम करने या उसे निशाने पर लेने के लिए ऐसा कर रही है। इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं आज पूरा दिन चलती रही। कुछ लोगों का कहना था कि इस पूरे फर्जीवाड़े का केंद्र बिंदु ऊना था। ऊना में फर्जी कार्ड आयुष्मान भारत के बनाए गए थे और ये जांच में पुष्टि भी हुई थी और इसी की कड़ियां जुड़ती जुड़ती ईडी की टीम ने दूसरे अस्पतालों में भी जांच शुरू की। लेकिन अब इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन आज पूरा दिन चलती रही है, अगर ये जांच में पूरी तरह से क्लीन चिट मिलती है तो ये माना जा सकता है कि ऊना की जांच का कनेक्शन या ऊना पर जो कार्रवाई हुई है उसका लिंक दूसरे अस्पतालों से जुड़ा है। अगर वाकई प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में जहां पर ईडी ने रेड की है वहां पर कोई रिकॉर्ड मिलता है, तब भी ये बड़ी उपलब्धि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की होगी। क्योंकि राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से पहले दिन से ही हिम केयर योजना को लेकर अपने हाथ वापिस खींचे थे, या कैबिनेट में ये चर्चा हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में हिम केयर और आयुष्मान भारत दोनों इन योजनाओं का मिसयूज हो रहा है, अस्पताल इसमें स्कैम कर रहे हैं, पैसों का बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आम जनता के पैसे के साथ गोलमाल किया जा रहा है। तो ये माना जाए कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट में जो फैसला हुआ था वाकई क्या वो सही फैसला था, या ये माना जाए कि इस पूरे मामले के पीछे ईडी के निशाने पर सरकार है। ये पता तब चलेगा जब जांच ये पूरी होगी और जांच अधिकारियों को अगर वहां पर कोई ठोस एविडेंसेस मिलते हैं, कोई सबूत मिलते हैं और बड़ी कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, फिर आने वाले 5-7 दिनों में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरी इस रेड के पीछे की पटकथा क्या राजनीति से प्रेरित थी, जिस प्रकार की कांग्रेस बार बार आरोप लगाते हैं, या वाकई आयुष्मान और हिम केयर में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़े स्तर पर गोलमाल हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उधर किन्नौर में बन रहे शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना के लिए 85 बीघा जमीन के उपयोग की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण 2 के तहत ये मंजूरी प्रदान की है। इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एफसीए की स्वीकृति केंद्र सरकार के पास वर्ष 2018 से लंबित पड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए पुल निर्माण करने को इस भूमि की आवश्यकता थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने करुणा मूल्य के आधार पर नौकरी पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर करने पर वन विभाग को 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है और ये बड़ा दंड आज दिया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से करुणा मूल्य के लिए अपनी नौकरी मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं, आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि यहाँ पर करुणा मूल्य की नौकरी पाने के लिए जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। इसके चलते ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए बड़ा फैसला लिया कि जिस डिपार्टमेंट ने यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से करुणा मूल्य के प्रार्थी को परेशान किया, कैंडिडेट को परेशान किया, इसके चलते डिपार्टमेंट पर 2 लाख रुपए की कॉस्ट यानी कि 2 लाख रुपए का दंड दिया गया। यहाँ पर उसे जुर्माना भरने के डिपार्टमेंट को आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने याचिका से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि वन विभाग के अधिकारियों का रवैया प्रार्थी के प्रति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। इस कारण कोर्ट को इस तरह का आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता 22 जुलाई 2007 को मृत्यु हो गई थी, जो वन विभाग में कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद प्रार्थी ने कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वन रक्षक पद के लिए पूरी तरह से पात्रता होने का प्रमाण दिया। प्रचलित नीति के अनुसार वन रक्षक के रूप में करुणा मूल्य के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उसके आवेदन पर कार्रवाई की गई और उसे 3 सितंबर 2008 को वन विभाग की ओर से इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था। इंटरव्यू 9 सितंबर 2008 को आयोजित किया गया। प्रार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुआ और उसे शारीरिक माप, शारीरिक दक्षता परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार में उत्तीर्ण भी कर दिया गया। इसके बाद उसका पूरा मामला वन संरक्षण बिलासपुर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षण को भेजा गया। हालांकि फिर भी उसे प्रतिवादियों द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। इसके बाद प्रार्थी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी। जानकारी पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2014 के माध्यम से प्रदान की गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रतिवादी विभाग ने 45 उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने की पेशकश की थी, जिनमें
10 फॉरेस्ट गार्ड को नियुक्त किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की गई एक अन्य जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में प्रतिवादियों ने करुणामूलक आधार पर वन रक्षक के पद पर 5 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। कोर्ट ने वन विभाग के इस कृत्य को भेदभावपूर्ण पाया और ये अहम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2015 के वन विभाग द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 2 महीने की अवधि के भीतर प्रार्थी को करुणामूलक आधार पर वन रक्षक के पद पर नियुक्त करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन विभाग प्रार्थी का मामला जानबूझकर अवैध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लटकाने के जिम्मेदार अधिकारियों को 2 लाख रुपए की कोस्ट राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। एक बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जिस प्रकार से प्रदेश में जरूरतमंदों को, गरीबों को, परेशान लोगों को सरकारी मशीनरी अफसर परेशान करती है, तड़पाती है। संभवतः जिस प्रकार से आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसका असर अफसरों को होगा और आम जनता को इस प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज नूरपुर में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा से वंचित 100 से 200 आबादी वाले गांवों को पीएमजीएसवाई चरण 4 में मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई चरण 4 की घोषणा हुई है। उसमें पीएमजीएसवाई चरण 1 में छूटी 900 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता तय मानकों पर न होने पर पहली चेतावनी के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। असम के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग का दल मेघालय पहुंच गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में इस दल ने मेघालय के शिलांग में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में हिमाचल प्रदेश की ओर से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित तमाम यहाँ से गए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में हिमाचल और मेघालय की ओर से अपने अपने राज्यों की शिक्षा क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिस और अन्य कार्यों का ब्यौरा दिया गया। 9,000 करोड़ के लिए राज्यपाल को प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखा गया। एनपीएस संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को ये पत्र सौंपा और इसमें आश्वासन दिया, कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष ये मामला उठाएंगे। ये पत्र प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मिले कर्मचारियों ने दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि 1,36,000 कर्मचारियों को केंद्र का में करोड़ों का पैसा फंसा हुआ, यानी कि जो एनपीएस की एसोसिएशन थी जिसके अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पैसा अभी भी केंद्र में फंसा हुआ और ये कर्मचारियों का पैसा है। इस पैसे को वापस कर दिया जाए ताकि कम से कम पेंशन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, रिटायरी पेंशनर को स्मूथली पेंशन मिल सके। शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रज्जू मार्ग। 1734 करोड़ से 13 किलोमीटर का ये लंबा रज्जू मार्ग बनेगा। नवीन शहरी परिवहन आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी दी। 1 मार्च 2025 से ये आरंभ होगा। इसका कार्य तारा देवी से शिमला रज्जू मार्ग के लिए प्रदेश सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 80% ऋण एनडीबीडी और 20% प्रदेश सरकार अनुदान करेगा। स्थानीय और पर्यटकों के लिए ये भिन्न किराया होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार इसका किराया तय करेगी। 1 घंटे में 2,000 लोग इसमें सफर कर सकेंगे। मौसम की बात करें तो मौसम से पहले हालांकि महत्वपूर्ण खबर, सरकार को गिराने के षड्यंत्र रचने से जुड़े केस में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पुलिस आमने सामने आ गई हैं। जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस की 4 सदस्यीय टीम डीएसपी मनविंदर सिंह की अगुवाई में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 9 विधायकों को हवाई सेवाएं देने वाली हेलीकॉप्टर कंपनी से पूछताछ के लिए 2 दिन पहले गुरुग्राम पहुंची थी। शिमला पुलिस का कहना है कि वे सर्च वारंट के आधार पर हवाई सेवाएं देने वाली कंपनी के कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंची थी। हालांकि गुरुग्राम में कंपनी के कार्यालय में पहुंचने पर वहां पहले से ही गुरुग्राम पुलिस मौजूद थी। शिमला पुलिस के कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन से पूछताछ करने और रिकॉर्ड कब्जे में लेने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें सवालों के घेरे में ले लिया और लोकल पुलिस थाने ले गई। यहाँ
शिमला पुलिस की टीम को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ का सामना करना पड़ा। जैसे ही मामले की जानकारी दोनों राज्यों के उच्च पुलिस अधिकारियों को मिली तो शिमला पुलिस की टीम को थाने में भेजा गया। डीजीपी हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर शिमला पुलिस को गैर कानूनी तरीके से रोका गया होगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडी जिला के गुटकर में सुबह के समय एक वोल्वो बस और मारुति कार में टक्कर हो गई। दिल्ली नंबर की वोल्वो बस दिल्ली से मनाली जा रही थी कि गुटकर के पास सामने से आ रही मारुति कार से टकरा गई। टक्कर में कार का अगला टायर निकलकर दूसरी तरफ जा गिरा। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में कोई जानी माल नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के खलीनी में 21 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आज सुबह अपर खलीनी चौक से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक युवक की डेड बॉडी बरामद की गई। पाँव का जूता और बैग भी डेड बॉडी के साथ ही मिला है। नशे का ओवरडोज या हत्या, इस जांच में पुलिस जुट गई है। गर्दन से युवक को चोटें के निशान थे। मृतक युवक की पहचान विकेंद्र ठाकुर पुत्र गोविंद राम गांव बाड़ी तहसील निर्मल जिला कुल्लू के रूप में हुई है और उसकी उम्र 21 साल की है। आज सुबह खलीनी चौक से कुछ दूरी से जब लोग अपने घर से काम के लिए जा रहे थे तो वहां से गुजरते हुए उन्हें एक खाली जगह पर डेड बॉडी दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। न्यू पुलिस थाना से हालांकि टीम को पहुंचने में देर हो गई, घटनास्थल पर पहुंचने में देर हो गई, लेकिन जब घटनास्थल पर युवक को देखा तो जूता डेड बॉडी से 20 मीटर दूर मिला। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर उनके पिता को बताया गया कि बीते कल बेटा घर से ये बताकर निकला था कि उसे किसी आवश्यक कार्य के लिए पुणे जाना है। उसके बाद वो घर से निकल गया। फिर उसने शिमला एसबीटी पहुंचकर भी घर फ़ोन किया था। उसके बाद बेटा कहाँ गया इसका उन्हें कोई पता नहीं। आज सुबह ही जब खलीनी में स्थानीय लोगों ने डेड बॉडी को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। जहां युवक की मौत हुई थी वहां से 50 मीटर दूरी पर एक सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई है जहां पर युवक को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक मृतक युवक योगेंद्र को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों युवक कौन थे, शिमला पुलिस इसकी भी जाँच कर रही है। लेकिन स्थानीय लोगों की इस पर बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है 21 साल का योगेंद्र वो नशा करता था और नशे के इस दंगुल में आकर उसकी ये जान गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है उसने ओवरडोज ली थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर सिरिंज पड़ी हुई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिरिंज उसकी बॉडी के साथ ही। पूरा मामला ये क्या है, क्योंकि ये पूरा पोस्टमार्टम के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम में ये जरूर कुछ डॉक्टर्स का कहना कि चिट्टे के सिम्टम जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी फाइनल रिपोर्ट आनी है और फाइनल रिपोर्ट के बाद ये पता चलेगा कि वाकई ही क्या इस बच्चे की मौत नशा लेने से हुई है या कुछ और इसकी बजाय, या उसकी हत्या की गई है या मौत की कोई और वजह। पूरी तरह ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है कि जब तक इसकी पूरी तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन वहाँ से सिरिंज मिलना, शरीर पर निशान होना और ये इंडिकेशन आना कि पहले से नशा करता था, जाहिर तौर पर जिस प्रकार से चिट्टे का कारोबार बढ़ रहा है, युवाओं को जिस प्रकार से चिट्टा परोसा जा रहा है, अब ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश क्या कोई भी जगह, पहले पंजाब को माना जाता, पंजाब सेफ नहीं है, चंडीगढ़ में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, चंडीगढ़ भी सेफ नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी इस कारोबार से, इस बुराई से पूरी तरह से अछूत नहीं है, बची हुई नहीं है। और बच्चे यहाँ भी चिट्टे की धीरे धीरे चिट्टे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसलिए कुछ दिन पहले भी हमने ये मुहिम चलाई थी कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस जरूर इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुलिस को यह डायरेक्शन दी है कि चिट्टा कारोबारियों को जड़ से मिटाया जाए, उनके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मुहिम में पुलिस का सहयोग करने के लिए अभिभावकों को, माँ बाप को, एनजीओ को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा ताकि पुलिस के साथ मिलकर इस नशे के कारोबार को खत्म किया जा सके। मणिमहेश यात्रा पर जा रहे यात्रियों के एक समूह आज भूस्खलन की चपेट में आ गया। हादसे में 5 श्रद्धालु बुरी तरह से चोटिल हो गए। इनमें एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है।
घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया है, जबकि 2 श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया है। 14 सदस्यीय यात्रियों का समूह मणिवेश यात्रा पर निकला था। इसमें कांगड़ा जिला के इच्छी, बिंद्राबन तथा जमानाबाद गांव के लोग शामिल हैं। आज सुबह उन्होंने अपनी पैदल यात्रा हड़सर से शुरू की थी। जैसे ही वह गोई नाला के समीप पहुंचे तो एक जगह आराम से बैठे थे, आराम कर रहे थे। वहां पर अचानक पहाड़ी टूटकर ऊपर से आ गई, पत्थर गिरने शुरू हो गए और इसकी चपेट में ये पूरा दल आ गया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से चोटिल हुए। मौसम की बात करें, हालांकि हमारे व्यूअर्स, हमारे तमाम दर्शक बार बार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप बार बार मौसम की चेतावनी देते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में होता कुछ नहीं है, धूप होती है। लेकिन हम जो भी सूचना आप तक लाते हैं वो भविष्यवाणी हमारी नहीं होती, बल्कि मौसम विज्ञान केंद्र की होती है। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली की होती है, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की होती है। और ये हमारा दायित्व बनता है कि अपने लोगों तक, अपने व्यूअर्स तक जो भी मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट है उसे आपके साथ साझा किया जाए। क्योंकि ये कहावत है कि भेड़िया आया, लेकिन जब भेड़िया आएगा तो नुकसान क्या होगा, ये संभवतः एक बड़ी बात है। लेकिन हम खबर वो देते हैं जो खबर होती है, ये भविष्यवाणी हमारी नहीं होती है। कई व्यूअर्स बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हिमाचल दस्तक की भविष्यवाणी कब सही होगी। ये हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं है। आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने, हालांकि आज पूरा दिन धूप थी, शिमला में धूप थी, कुल्लू में धूप थी, प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम साफ था, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस अलर्ट में कहा गया कि आने वाले 36 घंटों में, खासकर कल से हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में हैवी रेनफॉल होगा। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा मंडी के लिए सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना है और इस बारिश में बाढ़ आ सकती है, बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त तक मौसम इसी तरह से खराब बना रहेगा। बहरहाल आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखें और रात के समय या मौसम खराब होने पर नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं। और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।